हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए इस सीरीज़ को। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, पर आगे मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूटी मेंटेन रखने की। अगर ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। फटाफट से अपने पेन और कॉपीज़ को साइड में रख दीजिए और इस सेशन को लास्ट तक देखिए। यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए ट्रांसफॉर्मर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, यानी साइज़ सबसे छोटी किसकी है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साइज़ होती है ना ट्रांसफॉर्मर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है पावर रेटिंग के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें गिवन है कि सभी की पावर रेटिंग सेम है, तो इसके थ्रू तो हम बता नहीं सकते कि किसकी साइज़ छोटी है, तो हम बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में डी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं किसी भी डीसी शंट जनरेटर की फील्ड के अंदर, तो इनमें से कौन सा सिनेरियो होता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती है, उसका वोल्टेज बढ़ता है या घटता है, या पावर जो डिलीवर कर रहा था वो इंक्रीज़ होती है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है डीसी शंट जनरेटर। अब इसके अंदर इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि ई जो इसका होता है ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो इक्वल्स टू होता है के फाई एन, यानी फाई और एन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। अब जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड के अंदर, तो वो फील्ड के अंदर जो करंट है उसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा, और जो फील्ड के अंदर करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी आई एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आर एस एच। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने आर एस एच की वैल्यू को क्या करा है, बढ़ा दिया है, यानी पहले जो आर एस एच था उसके अंदर हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया है। अब जब आर एस एच की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी तो इसके बाद होगा क्या कि आई एफ की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब आई एफ की वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो ई एम एफ इंड्यूस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगा जनरेटर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। मैं हमेशा यही सोचकर पढ़ाता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, क्योंकि आपका टाइम भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप में से किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर किसी को आता होगा तो उसका रिवीजन हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन कौन सा होता है उसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू ही हम टाइप निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके का, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसके अंदर जो एस की वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं पोल्स। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे लाई करते हैं वो ही ट्रांसफ़र फंक्शन का टाइप होता है। तो दिए गए क्वेश्चन में अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो एस की 2 वैल्यूज़ आएंगी ओरिजिन पे, तो इसलिए जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो होगा टाइप 2। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये वीडियोज़ में भी मैंने इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर जब हम एक्साइटेशन और टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रख दें और लोड को इंक्रीज़ करें तो आर्मेचर करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है फेजर डायग्राम बिटवीन द एक्साइटेशन एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे होगा क्या, डेल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो जब डेल इंक्रीज़ होगा यानी लोड एंगल इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि पहले जो ई आर 90 डिग्री से आगे था अब वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, और अब जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ ऐसा फेज डायग्राम हो जाएगा। तो इसके अंदर आई ए लैगिंग हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज से, और हमने लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करी थी जिसकी वजह से लोड एंगल इंक्रीज़ हुआ था, तो लोड बढ़ने की वजह से आई ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।
तो इसको जो इसका सही आंसर है वो होगा सी, आर्मेचर करंट इंक्रीजेज एंड पावर फैक्टर बिकम्स मोर लैगिंग। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मटेरियल को रखें तो वो स्लाइटली रैपल हो, यानी उससे मैग्नेटिक फील्ड से ये स्लाइटली रैपल हो, तो वो कौन सा मटेरियल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी भी लेस देन 1 होती है, ये भी आपको याद रखना है। और जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इन केस अगर आपके इस टाइप का कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको ये भी याद रख के चलना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो होता क्या है कि दोनों फील्ड वर्क करती है सिंक्रोनस स्पीड पे। अब जब सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क कर रही हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक लॉक होती हैं, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है। तो इसका सही आंसर है ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो टाइप ऑफ द सिस्टम होता है वो हम निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से, तो ये तो एक राइट ऑप्शन है। अब इसके अलावा आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि जब भी हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करते हैं तो वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द सिस्टम पे, जबकि ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसे मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और एसएससी जेई के अंदर तो कंट्रोल सिस्टम के इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर आरएससीबी जेई के अंदर कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस भी देखते हुए चलने हैं। आरएससीबी में पूछे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक को एक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उससे होता क्या है कि उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं। अब वो चार्जेस जो इंड्यूस होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मेन फील्ड से, तो इस वजह से वो जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको कम करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, डिक्रीजेस। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक मल्टीमीटर के थ्रू हम 3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर याद रखना। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर हम कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है सस्पेंशन इंसुलेटर। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। इसके अलावा आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि पिन इंसुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं अप टू 33 kV। शैकल इंसुलेटर यूज़ किया जाता है जब ट्रांसमिशन लाइन्स के रास्ते में शार्प टर्न्स आते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद करते हुए चलनी है। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो VAR मीटर होता है वो यूजुअली किसको इंडिकेट करता है, यानी किस चीज़ को मेज़र करने के लिए वो यूज़ होता है। तो जो VAR यूनिट होती है वो होती है रिएक्टिव पावर की। तो इसलिए जो ये मेज़र करेगा वो करेगा अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर। तो इसका सही आंसर होगा सी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब एक चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी कंडक्टर के अंदर तो अब हमें क्या करना है कि उस चार्ज को रिमूव करना है, तो उसका बेस्ट वे कौन सा होगा। तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। तो इस वजह से होगा क्या कि चार्ज सारे ग्राउंड के अंदर चल जाएंगे और इस वजह से उसका पोटेंशियल हो जाएगा कंडक्टर का ज़ीरो। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, ग्राउंड द कंडक्टर। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो DC शंट मोटर होती है उसके अंदर अगर हम सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि जब भी आप फील्ड वाइंडिंग, ये रुकिए एक बार पेन चेंज, जब भी आप फील्ड वाइंडिंग या फिर आर्मेचर वाइंडिंग
इनके टर्मिनल्स को जब भी आप चेंज करेंगे तो उससे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो रिवर्स हो जाती है। पर अगर आप सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज करेंगे तो उससे कभी भी रोटेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, मोटर विल रन एट द नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट वॉज रनिंग। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है वो सबसे कम किस केस में होगा। तो जो कंडक्शन बैंड और यहाँ पर जो वैलेंस बैंड होता है इसके बीच का जो गैप होता है इसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन गिवन है। माइका एक इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर के केस में तो ये बहुत ज़्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन है, प्योर जर्मेनियम प्योर सिलिकॉन और इम्प्योर सिलिकॉन। इम्प्योर सिलिकॉन कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि इसके अंदर की गई है डोपिंग, और जब भी हम डोपिंग करेंगे तो उस वजह से जो फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, इम्प्योर सिलिकॉन। अगर आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन, इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी चेंज होता है कैरियर कंसंट्रेशन के अंदर अलोंग द लेंथ किसी सेमीकंडक्टर के अंदर तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये एक डायोड है, यहाँ पर पी टाइप है और यहाँ पर एन टाइप। एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर पी टाइप होने की वजह से यहाँ पर होल तो ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। अब जो डिफरेंस है ना कंसंट्रेशन के अंदर उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड जाएगा यानी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा उसे कहा जाता है डिफ्यूज़न। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिफ्यूज़न। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो मूवमेंट होगा उसे कहा जाता है डिफ्ट। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक वोल्टेज सोर्स जो 35 वोल्ट का है उसके सीरीज़ में हमने 600 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, और उसी के साथ हमने सीरीज़ में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि 600 ओम के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगाया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2 किलो ओम और वो मेज़र करता है 5 वोल्ट। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 35 वोल्ट तो यहाँ पर सेम टू सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा 600 ओम वाला रजिस्टर है उसके पैरेलल में यहाँ पर लग जाएगा 1.2 किलो ओम, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल में ही लगता है हमेशा। तो 1.2 किलो ओम यहाँ पर आ जाएगा, और इसी के और ये कितना मेज़र कर रहा है वोल्टमीटर, 5 वोल्ट मेज़र कर रहा है। और यहाँ पर इसके सीरीज़ में ही आर की वैल्यू जो हमें निकालनी है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब आप जैसा कि फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ नीट एंड क्लीन वे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर जो ये 400 ओम आपको दिख रहा है ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो 400 ओम आएगा। अब आई की वैल्यू निकालनी है, तो अब जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर गिवन है हमें आर और वोल्टेज वो दोनों गिवन है। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर निकल के आएगी 5 अपॉन में 400। और जो वोल्टेज हमें निकालना है वो हम मैश लॉ के थ्रू निकालेंगे। तो जो वी डैश निकल के आएगा यहाँ पर, जैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो वी डैश जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 35 वोल्ट तो हमें सप्लाई गिवन है माइनस जो वोल्टमीटर मेज़र कर रहा है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर बचा कितना, वो बचा 30 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वी डैश भी है, हमारे पास आई भी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर सिंपल इसमें पुट कर देंगे वी डैश अपॉन में आई। जो वी डैश की वैल्यू हमें गिवन है 30 वोल्ट और जो आई की वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 5 अपॉन में 400 जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा बी 2.4 किलो ओम। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है किसी एक पूरी साइकिल के अंदर एसी सोर्स की वो कितनी होती है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, पॉजिटिव में जो ये
एनर्जी स्टोर करेगा उसे वो नेगेटिव साइकिल में डेसिपेट कर देगा। तो ओवरऑल हम जब इस पूरे साइकिल की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 2 कॉइल्स हैं और वो दोनों कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हमें L1 की वैल्यू गिवन है 0.8 हेनरी और दूसरे जो L2 है उसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.2 हेनरी। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू पूछी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M = K√L1 L2। आई होप सभी ने ये फॉर्मूला देखा होगा, और नहीं भी देखा तो आप आज सीख लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके अंदर हमें K की वैल्यू जैसे कि इसके अंदर गिवन है तो वो हमें ऐसे कैसे यहाँ पर पुट करनी है। L1 और L2 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पुट करनी है, और जैसे ही हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो L1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.8 और L2 की वैल्यू गिवन है 0.2। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.36 हेनरी। तो इसका सही आंसर होगा C, 0.36 हेनरी। इस तरीके के छोटे क्वेश्चन कराने से क्या होगा कि आपको फॉर्मूलेस तो एटलीस्ट याद ही हो जाएंगे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हैवी लोड कनेक्ट किया जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो लो क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो जब भी हम लोड जानते हैं कि जब भी लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो I² R लॉस ज़्यादा होंगे, और जब I² R लॉस ज़्यादा होंगे तो उस वजह से जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो I² R लॉस को क्या कहते हैं, कॉपर लॉसेस। तो इसका आंसर होगा C, कॉपर लॉसेस बिकम हाई इन प्रपोर्शन टू द आउटपुट। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो मिनिमम परमिशेबल साइज़ होती है किसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की वो कितनी होती है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है कि इंस्टॉलेशन वर्क्स जब हम करते हैं अर्थिंग के लिए तो मेटेलिक पार्ट्स को जॉइन करने के अंदर ये काम आता है। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका यूज़ आता है। तो इसकी जो मिनिमम साइज़ होती है वो ली जाती है 6² mm। इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको देखते हुए चलने हैं, क्योंकि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आप शॉक्ड हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और मैं अपने वीडियोस में जितना हो सकता है उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता हूँ जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर वो किस कारण से प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अब ये क्या चीज़ होती है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, शेप चेंज होती है उस फेरो मैग्नेटिक मटीरियल की, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर पूछा गया है कि जो एवरेज पावर होती है प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर वो कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है A, 0। इसका आंसर कई लोगों ने कमेंट किया था, और जिन लोगों के सही आंसर हैं उनके नाम हैं नीरज मिश्रा, गुरदीप सिंह, आरती राय, कृति अग्रवाल, विजेंद्र सिंह, हेमंत गोयल, डिम्पल कुमारी, प्रवीण जलवानिया, गुंजन बैरवा एंड हर्ष देशवाल। ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि जब भी 2 पैरेलल कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन के अंदर तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका आंसर करना है आपको कमेंट। अगर आप भी अपना नाम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से आगे नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें एनकरेज करने के लिए आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।